नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अभी आपके एग्जाम में सिर्फ आज और कल का दिन बचा है, तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे से वीडियो देखें और पूरी की पूरी क्लास देखने की कोशिश कीजिए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जुड़ जाइए। सिर्फ परीक्षा की शिक्षा सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम पे आपके चैनल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर आपका पेज मिल जाएगा। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए आपकी क्लास शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आप सभी को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहाँ से की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन डी है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपके अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया है। सुप्रसिद्ध वार्ड IANA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे। तो जो सुप्रसिद्ध वार्ड INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता थे वो कौन थे। आप इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि पूरी की पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए कि आपके एग्जाम में सिर्फ अब 2 ही दिन बचे हैं, आज का दिन और कल का दिन। चलिए तो इसका आंसर भूला भाई देसाई हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सुप्रसिद्ध वार्ड INA के मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता आपके थे भूला भाई देसाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तीसरा नंबर आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। जो अपना स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा जो पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था ये आपको बताना है। ये आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, उसी में आपका पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। तो मातृ देवी की पूजा आपको बताना है किस सभ्यता से संबंधित थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपकी जो मातृ देवी की पूजा थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत प्रचलित थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता इसको भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, किस बौद्ध संत से प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। किस बौद्ध संत से प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का ये आपको उपगुप्त को जाता है। तो इनके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाए। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 6ठा नंबर आपसे पूछा गया, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। बताने की कोशिश कीजिए। जो राजस्थान के माउंट आबू में आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो जैन मंदिर है तो जैनियों द्वारा निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 7वां नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। तो बताने की कोशिश की। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का। गीत गोविंद के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे आपके जयदेव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका। जिसने भी ए उत्तर दिया है
गीत गोविंद के लेखक जयदेव, तो वो राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछेगा। 8वां नंबर प्रश्न पूछा है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी। तो इसका उत्तर देने की कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी। तो देखिए यहाँ पे आपका बलबन दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी नहीं ग्रहण की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा से किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। बताएं कोशिश कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार में है, जिसको हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश, इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका शुक्र ग्रह है ये, हमारे सौरमंडल में हमारे पृथ्वी के आकार में सेम टू सेम है। तो ये अपना राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी यही है हमारा, और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है। तो निम्न यहाँ पे 4 आपको ग्रह दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि इसके अपने खुद के ग्रह नहीं, उपग्रह नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दोस्तों, अब राइट हो जाएगा, बुध ग्रह। इस ग्रह के अपने खुद के उपग्रह नहीं है। और अपना एक और ग्रह है जिसको हम अभी बोल रहे थे शुक्र, जो पृथ्वी की बहन भी कहलाती है, इसके भी अपने खुद के उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहते हैं हम। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को आपको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है, उत्तर दिया, वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग बस। आपका 12वां नंबर प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है, बताने की कोशिश की। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है, बताने की कोशिश। का राइट आंसर क्या हो जाएगा। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह द्वीप असम में आपका, असम में ब्रह्मपुत्र एवं उसके सहायक नदियों के निष्पेक्षण से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी राइट दिया है, उत्तर दिया, वो राइट हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आपका असम राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इससे राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर आपसे क्या बोला गया है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी भाग के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं आप, उसका आंसर देना है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को आपको कोकड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है, वो राइट हो जाएंगे। इसके नीचे कंकड़ तथा मालाबार तट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला देखिए क्या दिया गया उत्तर। प्रश्न पूछा गया है आपसे, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं। तो किस प्रजाति के वृक्ष आपके नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं, इसका उत्तर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नीलगिरी में प्राकृतिक घास, भूमि, झाड़ियाँ आदि भी हैं। इसके अलावा यहाँ यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो यूकेलिप्टस की प्रजातियां के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए आपको मिलान करना है इसका।
यहाँ पे सहायक नदी और मुख्य नदी आ गई। ये तो आपकी सहायक नदी है चंबल। किसकी किस मुख्य नदी का भाग है बताना है आपको। जो आपकी चंबल नदी हो जाएगी। कोशिश की इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। देखिए, इसमें मिलान नहीं करना है, इसमें युग्म दिए गए हैं, ऐसा सीधा सीधा इसमें से हमको बताना है कि राइट कौन सा है। किसकी ब्रह्मपुत्र की। मानस आपके राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र है, जो मानस नदी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। तो केवल यहाँ पर देखिए 3 दिएगा, तो 3 राइट हो जाएगा। नर्मदा की आपकी सहायक नदी शक्कर, दूध, तवा, यमुना, चंबल, केन, बेतवा, जैसे ऐसे सब दिए गए हैं। देखो, नर्मदा की आपकी शक्कर, दूध, शक्कर होती है, दूधी होती है, तथा यमुना की चंबल होती है, केन होती है, बेतवा होती है, और ब्रह्मपुत्र की आपकी होती है मानस, लोहित, दिव्यांग, दिहांग। तो आप देखिए, ब्रह्मपुत्र की मानस दी गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी न बताने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आवश्यक आदानों की उपलब्धता, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यक आदानों की उपलब्धता है जो भारत के निम्न कृषि उत्पादकों के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया है। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। तो अपरिहार्य कौन है इसमें से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है आपका स्वतंत्रता और निष्पक्षता का चुनाव, ऑप्शन नंबर ए। अवसर की समानता, ए भी आपका है। अधिकारों की सुरक्षा, ए भी आपका हो जाएगा। ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है वो स्वतंत्रता की निष्पक्षता, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया वो राइट नहीं। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, बताएं कोशिश का राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान जो अपना है वो किस स्थिति को बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था, पूरा बनकर कब तैयार हुआ था। तो संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 26 नवंबर 1949 को तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश में लागू कर दिया गया था। तो जब पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था वो पूछा गया तो 26 नवंबर 1949 को। और जब पूछा जाएगा कि आपका लागू कब हुआ था, तो आपका हुआ था लागू 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, बताएंगे। चलिए बहुत कोशिश कीजिए। भारत में जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो क्या है बताने की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मूल संविधान के भाग 1 के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मूल संविधान के भाग 1 के रूप में है। मौलिक अधिकार संविधान के प्रारंभ से ही इसके अंग थे, परंतु प्रारंभ में कुल 7 मूल अधिकार थे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर आपसे पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे। बताएं कुछ, किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि किसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी राज्य द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 37 में दिया गया है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया 21 नंबर प्रश्न में, भारतीय के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या अर्थ, क्या मुख्य उद्देश्य है, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों।
जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया है वो अपने दोस्त राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा गया 22 नंबर में क्या पूछा गया, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, चारों में से आपका कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर देते हुए चलिए आपका राइट आंसर, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। आपके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे कपिल। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 23वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, सामूहिक उपभोग का अर्थ है, बताएं कोशिश की आपका सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ हो जाएगा। राइट आंसर इसका देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक उपभोग का अर्थ पूछा गया है आपसे। सामूहिक उपभोग का संबंध होता है आपका घरेलू खपत से। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। सामूहिक उपभोग का संबंध होता है उस उपभोग जो किसी समूह द्वारा की जाती है, इससे तात्पर्य घरेलू खपत से है जिससे व्यक्ति परिवार के साथ मिलकर खर्च करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 24वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है। तो किस वस्तु की मांग आपकी लोचदार है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोचदार वस्तु, लोचदार मांग है किस वस्तु की आपको पूछा गया है, जो आपका औषधि है की मांग आपकी लोचदार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नहीं रुकिए एक मिनट, सॉरी, तो चावल है आपका, इसका मांग लोचदार है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। बाजार में मांग की लोच इस बात से अनुसार अधिक या कम होती है कि कीमत में निश्चित कमी होने पर मांग की मात्रा में अधिक या कम वृद्धि होता था, कीमत में निश्चित वृद्धि पर अधिक या कम हो। चावल की मांग लोचदार है जबकि विद्युत औषधि दवा या सलाई नहीं। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां नंबर आपसे क्या पूछा गया है, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया किसके उपकरण है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके उपकरण हो जाएंगे मौद्रिक नीति के। तो जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन बी टिक किया हो दोस्तों राइट होंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, बताने की कोशिश की इन चार में से कौन सा आपका एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की, इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा। तो वैकल्पिक मुद्रा का एक और आपका उदाहरण होता है चेक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी टिक किया है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे 27वां पूछा गया है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है। तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम का क्या संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध आपको पूछा गया है। तो इसका संबंध आपका होता है स्वैच्छिक सेना नेतृत्व से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध आपका स्वैच्छिक सेना नेतृत्व से होता है। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया दोस्तों राइट होने के लिए आपका अगला प्रश्न 28वां नंबर आपसे देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आपकी वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आपके जो वास्तविक विकास दर थी वो लक्षित विकास दर से कम थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। जो चौथी पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर थी उसकी 5.7% थी और वहीं वास्तविक विकास दर आपकी 3.3% थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपसे अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साक्ष्य नियंत्रण की एक विधि नहीं है, तो बताने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या है, मात्रात्मक साक्ष्य नियंत्रण का एक विधि नहीं है, इसका आंसर देने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों।
तो मात्रात्मक साख्य नियंत्रण की एक विधि आपकी क्या नहीं होती बताने की कोशिश की, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों राइट हो जाएंगे। बचत खातों पर ब्याज की दरों में बढ़ोतरी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां नंबर आपसे क्या पूछा गया है, तरलता अधिमान क्या होता है, तो बताने की कोशिश कीजिए। आपका तरलता जो अधिमान होता है वो क्या होता है, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरलता अधिमान आपसे पूछा गया है। तरलता अधिमान होता है आपकी समाप्ति रखने की इच्छा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया वो दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां नंबर आपसे क्या पूछा गया, प्रति सेकंड एक खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। बताएं कुछ कि प्रति सेकंड एक खरब गणना करने की क्षमता से एक परम कंप्यूटर 10,000 परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है पूछा है आपसे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पूरे में डी डैक, जो आपका सी डैक है ना, सी डैक के वैज्ञानिकों ने 1998 प्रति सेकंड एक खरब गणना करने की क्षमता वाले कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया आपसे 32 नंबर में डीटीपी का विस्तार करें, तो डीटीपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो डीटीपी का आपका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों बताने की कोशिश किए। तो डीटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर पूछा गया गुप्त निरपेक्षता से तात्पर्य है, तो गुप्त निरपेक्षता से आपका क्या तात्पर्य बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सर दोस्तों शक्ति पुंजों में तटस्थता, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया दोस्तों, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य आपका शक्ति पुंजों में तटस्थता, जिसने ऑप्शन नंबर बी दोस्तों टिक किया और राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर आपसे क्या पूछेगा, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, बताने की कोशिश की। आपका भारत जो था आपका राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी और उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा। 21 सितंबर को राइट हो जाएंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 31 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया, 36 नंबर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, तो बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप इसको, चलिए आपके पास तीन ही ऑप्शन है, तो आपका तीन ही ऑप्शन बताने की कोशिश, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन का आपका मुख्य उद्देश्य होता है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी साथियों टिक किया है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपके अगले प्रश्न में देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया है। 37 नंबर पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, बताने को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है एक खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र का नोबल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था, तो अर्थशास्त्र का जो नोबल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर देने को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत एवं घोषणा स्वीडन सेंट्रल बैंक द्वारा हुई थी और 1968 में शुरू की गई थी ये, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया स्वीडन सेंट्रल बैंक और राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे क्या दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न आपसे देखे 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया
मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार आपको बताना है किसके द्वारा दिया जाता है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार आपका दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन में सी इसका उत्तर दिया हो दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 40 नंबर पूछा गया, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध आपको बताना है किस नृत्य से था। तो संयुक्ता पाणिग्रही आपकी एक उड़ीसा की नर्तकी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर दिया वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर आपसे क्या पूछा है। 41 नंबर में आपसे पूछा गया है कि विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व के जो 7 आपके प्रमुख सागरों हैं उनको पार करने वाली आपकी पहली महिला कौन थी? भूला चौधरी ने इंग्लिश चैनल 2 बार वर्ष 1989 और 1999 में पार किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया वो राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल में से है? फ्री थ्रो का संबंध आपको पूछा है किस खेल से है? फ्री थ्रो का संबंध आपको बताने की कोशिश की। फ्री थ्रो का संबंध आपका होता है बास्केटबॉल से। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की तो उसका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो स्पेल ऑन द टाइगर जो पुस्तक लिखी गई है ये है सैयद माउंट गोमरी की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है वो राइट हो जाएगा। सैयद माउंट गोमरी स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ठीक है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न और 44 नंबर आपसे पूछा गया। रंग वर्णनता किस प्रकार का रोग है? रंग वर्णनता किस प्रकार का रोग बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो आपका रंग वर्णनता है यह अनुवांशिका के प्रकार का रोग हो जाएगा। अनुवांशिक प्रकार का रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है। बेरी बेरी रोग भोजन के किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो आपका बेरी बेरी रोग होता है भोजन के किस विटामिन की कमी के कारण होता है आपको बताना है। तो ये कमी होता है विटामिन ए के कारण। इसने विटामिन B1 के कारण सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों विटामिन B1। तो जो आपका बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का आपको रासायनिक नाम बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी टिक किया दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर में क्या पूछा गया। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन आपको बताना है किसने किया था। तो गति के नियम का प्रतिपादन आपका न्यूटन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए टिक किया दोस्तों आपका राइट है। चलिए आपका अगला प्रश्न 48 नंबर में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? बताने की कोशिश कीजिए। किसी व्यक्ति को चोट लगने के बाद भी काफी समय तक उसका रक्त लगातार बहते रहता है। तो किस रोगी को किस रोग के कारण ऐसा होता है? तो जिसको हीमोफीलिया रोग होता है व्यक्ति को अगर चोट लग गई तो उसका काफी समय तक खून बहते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और यह वंशानुगत रोग पुरुषों में ही पाया जाता है ज़्यादातर करके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर आपसे क्या पूछा गया। दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? जो दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में आपका बताना है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए। जो आपका बेंजाइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल, उसका प्रयोग किया जाता है दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 50वां नंबर और आखिरी नंबर प्रश्न आपका है, लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी। तो लैंगिक जनन की विधि की खोज आपको पूछा गया, तो इसकी खोज किसने की थी, बताएं कुछ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लैंगिक जनन की विधि की खोज आपकी की थी जिंडर एवं टेडरबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपके आपके जीके के पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात की, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।